बात होगी आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अब देखो ऑक्शन खत्म हो गया, हर जगह बातचीत शुरू हो गई कैसा रहा ऑक्शन सबका और सबका मामला ही कैसा रहा, रेटिंग्स, ऑक्शन के बाद टीम को क्या मिला और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की। शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। ऑक्शन में 3 सबसे बड़े पर्स के साथ टीम मैदान में उतरी थी जो था 23 करोड़ 35 लाख रुपयों का। अब जैसे सारे गैप्स को फिल करना सारी ही टीम्स की प्रायोरिटी थी, वैसे ही एलएसजी ने अपने गैप्स को भी मिनी ऑक्शन में साधा था। स्लॉट्स बचे थे 10 और उसमें से भी 4 ओवरसीज प्लेयर्स को इंक्लूड करना था टीम में। अब रिक्वायरमेंट क्या थी टीम को? प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए था, बैकअप बॉलर चाहिए थे मार्क वुड के लिए, इंडियन पेसर चाहिए था और एक बढ़िया ऑलराउंडर फिनिशर चाहिए था। और प्लेयर कौन कौन से ड्राफ्ट हुए टीम में ये देखते हैं। गहन चिंतन हुआ है तो देखेगा पूरे का पूरा मामला। निकोलस पूरन, जयदेव उडनाटकर, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, अमित मिश्रा, पराग मनकर, डैनियल सैम्स, नवीन उल हक, यदुवीर सिंह चरक और स्वप्निल सिंह। आइए देखते हैं कैसा सीन रहा टोटल में। पहला पॉइंट, निकोलस पूरन को ड्राफ्ट करने के लिए अंटे में से 16 करोड़ रुपए ढीले करने पड़ गए। अब सबसे ही बड़ा सवाल ये आ गया दिमाग में कि क्या भैया को ड्राफ्ट करना इतने हेवी ड्यूटी प्राइस में जरूरी था? 2018 में निकोलस पूरन अपनी सबसे ही अच्छी फॉर्म में थे, जहां पर वो अपने करियर में 41 की एवरेज से रन बना रहे थे। लेकिन थोड़े टाइम से थोड़ा सा फॉर्म तो डिप ही हुआ है निकोलस पूरन का। आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने निकोलस को ड्राफ्ट किया था पूरे 10 करोड़ 75 लाख रुपयों में, और वहां पर उस सीजन में पूरन के बल्ले से निकले थे 14 मैचेस में 306 रन, जिसमें एवरेज आया था पूरन का 38 का। अब कंसीडरिंग द एबिलिटी थोड़े से कम लगते हैं ये स्टैट्स, लेकिन प्लेयर बहुत ही बढ़िया है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस हो गया निकोलस पूरन का। अब बताओ 10 करोड़ 75 लाख रुपए में एसआरएच में थे, उन्हें ओवर प्राइस लगे तो एलएसजी ने अपने में ही ड्राफ्ट कर लिया निकोलस को। तो निकोलस की तो देखो मौज है, लेकिन फ्रेंचाइज को अगर फायर पावर ही ऐड करनी थी तो मिडिल ऑर्डर को बूस्ट करने के लिए टीम डैरल मिचेल या फिर डेविड मलान को भी टारगेट कर सकती थी, जिनको बताओ कोई बायर ही नहीं मिला। अब बताओ बेचारे अच्छे पोटेंशियल चले गए खाली हाथ। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बोल तो क्या ही गुनगुनाएंगे, वो रोकड़ा कहाँ ही मिलके दिया। अब जब कोई भी चाह ले कुछ भी, एलएसजी ने कहा पैसा हमारा है, हम फर्स्ट, तो बताओ क्या ही कहा जाए। लेकिन बॉस लोअर बजट में भी बहुत कुछ साधा जा सकता था। अब हाँ, निकोलस पूरन एलएसजी में आ गए हैं तो वैसा परफॉर्मेंस रिप्लिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो भैया इस टीम के बॉस खुद ही स्वयं गौतम गंभीर है, जिनके पास लॉजिक है कि हमने निकोलस पूरन को इतने हेवी ड्यूटी सब में ड्राफ्ट क्यों ही किया है। और भाई साहब सीजन्ड बहुत है, अपने पर आ जाए तो सुनते हैं नहीं किसी की। 16 करोड़ नहीं तो वसूल कर लिए जाएंगे गंभीर के होते हुए। अरे मजाक चल रहा है। दूसरा पॉइंट, गजब का ऑलराउंडर पूल टीम ने बनाया है। यहां पर तो सीरियसली बाजी ही मार डाली टीम में, मतलब सबको ही हटा दो तब भी ऑलराउंडर्स ही टीम बना के खेल ले पूरे का पूरा आईपीएल 2023। अब होल्डर को रिलीज कर दिया था टीम ने अपने सेटअप में से। टीम ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में होल्डर को 8 करोड़ 75 लाख रुपयों में एक्वायर किया था और उनका परफॉर्मेंस भी बॉल से बढ़िया था। लेकिन यहां चला दिया गया दिमाग, होल्डर गए लेकिन फिर बाद में मिनी ऑक्शन में उनके बदले गंभीर एंड कंपनी ने 2 ऐसे मेजर ऑलराउंडर साइन कर लिए कि सभी खुश हो गए। वो है रोमारियो शेफर्ड और डैनियल सैम्स। एडिशनल मिनी ऑक्शन वाले दिन 2 और ऐड कर लिए गए, पराग मनकर और स्वप्निल सिंह के रूप में। अब जहां बात आ रही है शेफर्ड और सैम्स की, तो फिर टीम उनको एज अ फ्लोटर भी इस्तेमाल कर सकती है जहां पर जलजले वाला अटैक लॉन्च करना हो तो, वरना दोनों ही बहुत क्रूशियल हो सकते हैं टीम के लिए। तीसरा वाला मामला आओ देखते हैं, मार्क वुड का बैकअप। अब सब चल ही रहा था तो फिर भीतर कांचे में से ये भी सीड लोड हुआ कि मार्क वुड का बैकअप कौन होगा टीम में। अब सबको ये बात पता है कि मार्क वुड क्या तो थ्रेट पोस्ट कर सकते हैं अपनी तेज तर्रार बॉलिंग से, लेकिन उससे भी तेजी से सबको ये पता है कि वुड साहब इंजरी प्रोन प्लेयर हैं और पूरे 14 गेम्स में उनकी अवेलेबिलिटी पर थोड़ा बहुत सवालिया निशान लोड होता है। तो फिर वहां पर टीम गई एक और ओवरसीज फास्ट बॉलर की तरफ, जो आते हैं बॉलर्स पैराडाइज कंट्री से, जो है अफगानिस्तान, और नाम है उनका नवीन उल हक। अरे अभी वो T10 नामक कंपटीशन नहीं हुआ हाल ही में अबू धाबी में, वहां तो गर्दा उड़ा कर ही आए हैं। अब बताओ क्रिकेट 10 ओवर्स का भी हो गया है, कल को बताओ टॉस उछाल के ही हटो बच्चों कर लिया जाए। नवीन बहुत ही अच्छा बैकअप है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवीन बहुत ही हैंडी हो सकते हैं डेथ ओवर्स में, तो वहां पर नवीन उलक एलएसजी के लिए एक गोल्डन पिक साबित हो सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, 3 प्रश्न में से तो 2 में डिस्टिंक्शन आई है टीम की, तो फिर वहां पर 10 में से 7.5 रेटिंग्स पॉइंट टीम को मिलेंगे। अब देखते हैं मामला एलएसजी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ, जहां पर नाम लोड हो सकता है केएल राहुल कप्तानी होंगे, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे, फिर आएगा नाम
दीपक हुडा, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, पराग मनकड़, कृणाल पांड्या, मोहसिन खान, आवेश खान, रवि बिश्नोई और मार्क वोडका। अब यहाँ पर सीन सेट दिखता है टीम का। आयुष बडोनी को रेस्ट किया जा सकता है और मेजर फॉर्मेशन इस प्रकार हो सकता है टीम का। रवि बिश्नोई को मेंटोर के रूप में अमित मिश्रा बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत ही वाइटल होगी बिश्नोई के लिए। वहीं पर दूसरे एंड पर अगर मार्कस स्टोइनिस बैकफायर करते हैं तो वहां पर टीम डैनियल सैम्स के साथ तुरंत के साथ ही पिच इन कर सकती है और एक फायर पावर को ऐड कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टोइनिस को ऊपर खिला के पूरन को डाउन दी ऑर्डर शफल कर दिया जाए बेस्ड ऑन द कंडीशन एंड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपका क्या फीडबैक है इस पर बताना हमें कमेंट बॉक्स पर। अब बात होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी ऑक्शन रिव्यू, प्लेइंग 11 और सब कुछ के ऊपर। तो देखो दोस्तों, आरसीबी का प्लान बहुत ही सॉर्टेड था, उनका कोर मोस्टली ही बैग था और आरसीबी ने इसका डिस्प्ले किया भी मिनी ऑक्शन वाले दिन पर। अब ऑक्शन में आरसीबी की एक हिस्ट्री रही है, टीम बड़े नामों के पीछे गई है बीते कुछ ऑक्शन में, जहां पर ये सिनेरियो टीम में बैकफायर होता हुआ दिखता है बहुत बार। लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। ऐसे प्लेयर्स टीम में रहते हैं जो कोर के इर्द गिर्द हों और टीम के साथ लंबे समय तक जुड़ लिए जाएं। अब देखो, विशुद्ध रूप से आइडियल रिक्वायरमेंट क्या थी टीम की? चाहिए था उन्हें एक बैकअप पेस फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड के कवर के रूप में जो सर्व कर सकते हैं टीम को, वरना तो मोस्टली सीन पूरा ही सॉर्टेड है टीम का, क्योंकि पूरा प्लेइंग 11 ही सिक्योर था टीम के पास। तो चलो वो प्रीमियम बाई पर चर्चा कर लेते। वो रहा रीस टॉपली। बीते एक साल से जिसने इंटरनेशनल अरीना में अपनी बॉलिंग से सबका ही ध्यान आकर्षित किया है वो है रीस टॉपली। नई गेंद से घातक, मिडिल ओवर्स में घातक और तो और वेरिएशन से डिसीव भी बढ़िया करते हैं। तो ये फील्ड में टिक बॉक्स पर खरे साबित होते हैं। अब है क्या ना रीस टॉपली सच में बहुत ही स्मार्ट बाइंग ऑप्शन है टीम आरसीबी के लिए, और वो भी आरसीबी को मिले हैं 1,90,00,000 रुपए में, जो देखो जैकपॉट से कम तो नहीं है। टॉपली हेजलवुड का 100% बैकअप है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि रीस टॉपली को अपने प्लेइंग 11 में इंक्लूड जरूर करेगी टीम। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो है वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है और यही पॉइंट जो है वो टीम में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही साथ ऐड करता है डायनेमिज्म और बेहतर बैलेंस को भी फॉर्म आउट करके देता है। अब वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि टॉपली ऐड हो गए हैं तो डन डील हो गई। अभी तक रीस टॉपली इंडियन कंडीशन में टेस्ट नहीं हुए हैं, तो वहां पर कैसे एक्लेमेटाइज करते हैं अपने आप को और परफॉर्मेंस कैसा निकलता है ये देखने वाला सीन होगा। वैसे तो क्रिस जॉर्डन भी बेहतरीन है, लेकिन घर पर है या फिर ओवरसीज में है तो इंडिया में पानी ही मांगने लग जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। विल जैक्स भी ड्राफ्ट हुए हैं टीम में, लेकिन ड्राफ्ट हुए हैं 3,20,00,000 रुपयों में। क्या ज्यादा तो नहीं हो गया? अब गरियाने मत लगना। सुनो दोस्तों, विल जैक्स जबरदस्त हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में और उसके साथ ही साथ जैक्स एडिशनल आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी है। लेकिन अब समझ में ये बात नहीं आ रही है दिमाग में कि टीम में ऑलरेडी ही शहबाज अहमद और ग्लेन मैक्सवेल इंक्लूडेड है, वो भी आपकी प्लेइंग 11 में फॉर्म करके देते हैं आपको। अब या तो मैक्सवेल का डाइसी है खेलना, तब भी ऑप्शन सही है, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर तो चले ही गए हैं ड्राफ्ट करने के लिहाज से। लेकिन हाँ, अगर विल जैक्स के पीछे जाना ही था तो फिर इंडियन ऑप्शंस को भी कंसीडर करना चाहिए था ना। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पॉइंट पर? कमेंट बॉक्स पर भर देना मामला। देखते हैं अगले पॉइंट पर बैकअप प्लेयर्स आरसीबी के लिए। तो हिमांशु शर्मा एक बैकअप स्पिनर के तौर पे ऐड हुए हैं, मनोज भांडगे बैकअप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ऐड हुए हैं, राजन कुमार बैकअप इंडियन बैट्समैन है, अविनाश सिंह बैकअप पेसर है और सोनू यादव बैकअप ऑलराउंडर है। ऑक्शन रेटिंग में 10 में से आरसीबी को भी मिलेंगे पूरे 7.5 रेटिंग पॉइंट्स। वैसे टीम सॉर्टेड दिखती है। अब जहां पर स्वयं विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, फिन एलन, भैया दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल और वनिंदु हसरंगा जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी लोडेड है, उनका तो क्या ही कहना है ना दोस्तों। देखते हैं जल्दी से टीम का प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकता है, जो वो कप्तान फाफ डु प्लेसिस होंगे, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बल्लेबाज, सुयश प्रभु देसाई, शहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड। तो ये था दोनों टीम्स का मामला। अब बताना कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना यार, और फिर हमारे लिमिटेड से ज्ञान का संचार भी कर देना, और गलती हुई होगी तो पहली फुर्सत में माफी कर देना। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो, मौज तो उसी में सही वाली आती है ना।